हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम वाले पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बैच लाया गया है और इस बैच का नाम है निपुण बैच। ठीक है, और ये बैच आपके लिए एकदम से फ्री लाया गया है और इसकी सारी क्लासेस आपको 25 जुलाई से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, तो 25 जुलाई से यहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आपके लिए पीडीएफ की भी सुविधा मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके व्हाट्सएप के ज़रिए आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे, रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ एजुकेशन 5 का। सही है, और अंजलि मैम जो हैं वो आपको संस्कृत पढ़ाएंगी। ठीक है, तो अंजलि मैम के साथ उनकी संस्कृत की क्लास में जुड़ना ना भूलिए। सारे टीचर्स अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको कम समय में कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जल्द से जल्द हमारे इस निपुण बैच से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी इस निपुण बैच को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो पता है जैसे कि मैं आपको पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ EDU 5। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि इसका पूरा नाम क्या है। तो यूपी DLED थर्ड सेमेस्टर और विषय कौन सा है? शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं क्या है? नवाचार है इस पेपर का नाम। और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो आपको पता ही है EDU 5 इसे कहते हैं और इसमें भी आपको 50 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तो कल की क्लास में हमने मूल्यांकन के पक्ष के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम मूल्यांकन के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जितने भी प्रकार होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी आपकी। ठीक है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, केवल इसके प्रकार के बारे में पूछा जाता है। सही है, कि कौन कौन से प्रकार होते हैं या उनके बीच में जो एक आध प्रकार होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है प्रॉपर कि इस प्रकार के बारे में बताइए। ठीक है, तो जानेंगे कौन कौन से प्रकार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाइए मेरी क्लास में टारगेट एग्जाम वाली पर और निपुण बैच में। तो हम करेंगे मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन एक सतत सकारात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत है और सकारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो वहाँ पर आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं कि सतत और सकारात्मक प्रक्रिया है। कैसी है? सतत और सकारात्मक प्रक्रिया है मूल्यांकन, जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात कर उचित अनुचित का निर्णय लेने में सहायता करती है। ठीक है, इसके लिए शैक्षिक मूल्यांकन हेतु परीक्षा महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो अगर शैक्षिक आपको मूल्यांकन करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टेस्ट लेने पड़ेंगे, पेपर्स लेने पड़ेंगे और बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम शैक्षिक मूल्यांकन करने के। ठीक है, तो जानेंगे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। यही क्या कहे जाएंगे? प्रकार कहे जाएंगे मूल्यांकन के। तो छात्र मूल्यांकन हेतु परीक्षा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो छात्र मूल्यांकन हेतु परीक्षा को 2 भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। ठीक है, कितने भागों में किया जाता है? 2 भागों में यहाँ पर इसे विभाजित किया जाता है। पहला इसमें क्या दिया है? परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। तो ये 2 तरीके के क्या होते हैं? हमारे मूल्यांकन होते हैं। ठीक है, तो इनको आप जो है याद रखिए, क्योंकि मूल्यांकन के प्रकार पूछे जाते हैं तो आपको इनको बताना पड़ेगा। और लेकिन इनके अंदर और भी मूल्यांकन होते हैं इनके टाइप्स में, तो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे परिमाणात्मक मूल्यांकन में कौन कौन से मूल्यांकन आते हैं। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला इसमें हो गया मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक मतलब जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं या प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे मौखिक परीक्षा के बारे में, फिर लिखित के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद प्रायोगिक परीक्षा के अवलोकन के बारे में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके परिमाणात्मक मूल्यांकन के
भाग होते हैं। आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि परिमाणात्मक मूल्यांकन के भाग बताइए, या वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, तो इनको हम डिटेल में जानेंगे। तो पहला इसमें आएगा मौखिक मूल्यांकन। ठीक है, क्या है मौखिक मूल्यांकन? तो मौखिक परीक्षा मूल्यांकन या मौखिक परीक्षा। ठीक है, मौखिक परीक्षा का प्रारंभ ग्लेडाइडस ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? ग्लेडाइडस ने किया था। ठीक है, यहाँ पर इनके जो जन्मदाता हैं वो ग्लेडाइडस कहे जाते हैं। ठीक है, और इसे सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो मौखिक जो परीक्षण होता है या परीक्षा होती है उसके लिए सुकरात ने भी क्या दिया था? एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो यह विधि मुख्यतः वैयक्तिक होती है। कैसी होती है? वैयक्तिक होती है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उनके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उनके आत्मविश्वास को परखा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जैसे जब हम मौखिक परीक्षा लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, इससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स होता है। ठीक है, आप बड़ी क्लास में हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। तो मौखिक प्रश्न पूछते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो पहला इसमें दिया है कि लंबे उत्तरों वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो मौखिक प्रश्न जब आप पूछ रहे हैं तो केवल वन लाइनिंग जिनका आंसर हो उनको ही पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि मौखिक प्रश्न में बच्चा जो है लंबे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। ठीक है, सेकंड इसमें दिया है प्रश्न में दी अर्थ शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। किसका? दी अर्थ शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। थर्ड इसमें दिया है छात्रों द्वारा उत्तर देते समय बीच में टोकना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे से और वो बता रहा है, लेकिन आप क्या है, अगर आपको लग रहा है वो गलत भी बता रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको आप टोके नहीं। ठीक है, तो आप जब वो पूरा बता दें उसके बाद आप बताएं कि बेटा ऐसे करके इसका आंसर होगा और ये सही होगा, बल्कि बाद में संशोधित करना चाहिए, वही चीज़ लिखी हुई है इसमें। ठीक है, तो इन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी प्रश्न होना चाहिए कि बच्चे की तार्किक शक्ति का विकास हो और उनके सब्जेक्ट से रिलेटिव ही क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने मौखिक परीक्षा ले रहे हैं और मौखिक परीक्षा हिंदी की है और लेकिन आपने उसमें बच्चे से इंग्लिश के क्वेश्चन डाल दिए हैं या मैथ के कोई क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट परीक्षा देखेंगे कौन सी होगी। अगली होगी लिखित परीक्षा। ठीक है, क्या है? लिखित परीक्षा। ये हमारी क्या होगी? दूसरी परीक्षा होगी। तो वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन अधिक है। ठीक है, तो आपको पता ही है जहाँ तक क्या है लिखित परीक्षाएं होती हैं, मौखिक परीक्षा बहुत कम होती हैं। इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्न का समावेश होता है। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। पहला इसमें होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, आपको पता ही होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं, क्योंकि आपके पेपर में भी आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, जो निबंध वगैरह लिखते हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहे जाते हैं। सही है, तो इस तरीके से जो लिखित परीक्षा में क्वेश्चंस होते हैं इन क्राइटेरिया में। तो आगे चलते हैं। आप समझ गए होंगे कि लिखित परीक्षा क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो ज़्यादा आप परेशान मत होइए, आप एक बार पढ़ लेंगे, आप वहाँ पर करके आ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रायोगिक परीक्षा देखेंगे। ठीक है, जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, तो मूल्यांकन में प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सही है, शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बच्चे कुछ करके सीखें। तो ये विधि किस पर कार्य करती है? करके सीखने पे कार्य करती है। ठीक है, और प्रायोगिक मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा जाता है। अब इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो पहला भाग इसमें क्या है? आंतरिक प्रयोग। तो आंतरिक प्रयोग में क्या होगा? जब किसी सूत्र या अवधारणा को प्रयोगशाला में सामग्री उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा कार्य किया जाता है, जिससे उसकी सफलता और असफलता का क्या होता है? मूल्यांकन किया जाता है। इसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, यह प्रायः विज्ञान विषय में किया जाता है। जो विज्ञान विषय में जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो लैब में आपसे कराए जाते हैं प्रयोग वगैरह, वो क्या होते हैं?
यही होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अगला है बाह्य प्रयोग। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को छात्र के जीवन से जोड़कर ज्ञान सिद्धांत को व्यवहार रूप से परिवर्तित करने को कहा जाता है। जैसे कि कुछ दूरी दौड़ना, ठीक है, सत्य बोलना, चित्र बनाना, मिट्टी का कार्य करना आदि। यह मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कृषि विज्ञान और अन्य विषयों में प्रयोग होती है। ठीक है, तो जो गृह विज्ञान में आपसे टीचर्स जो बनवाते हैं, मतलब कपड़े बनवाते हैं, ये और चीज़ें बनवाते हैं, और चित्र में बच्चों से क्या है, टीचर्स पेंटिंग वगैरह कराते हैं या मिट्टी की खिलौने वगैरह बनवाते हैं, ये सब हमारे बाह्य प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रायोगिक परीक्षा भी देख ली, मौखिक और लिखित भी देख ली। तो यहाँ पर ये वाली हमारी परीक्षा जो मूल्यांकन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, परिणात्मक। आगे देखते हैं, अगले मूल्यांकन की तरफ चलते हैं। अब हमारा होगा गुणात्मक मूल्यांकन। क्या होगा? गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो गुणात्मक मूल्यांकन को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या? निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके भी भाग होते हैं। पहला होता है जांच की सूची और स्तर माप। क्या है? जांच की सूची और स्तर माप। सेकंड है अवलोकन या निरीक्षण कह सकते हैं। थर्ड है घटनावृत्त। फिर फोर्थ होगा साक्षात्कार। ठीक है, क्या है? साक्षात्कार। अब इसको भी हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सही है, तो आपको क्लास अच्छी लग रही है, केवल देखते ना जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारे इस निपुण बैच से जुड़ सकें, जिससे आपको डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और जो है अपना जो टीचर बनने का सपना है वो भी पूरा कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बीटीसी अच्छे से कर पाएंगे तभी आगे आप कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है इसमें जांच सूची और स्तर मापन। तो जांच सूची का प्रयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिव्यक्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से क्या है, किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? रुचियों को और मूल्यों को, अभिवृत्तियों को, ज्ञान को, इन उपलब्धियों का पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जबकि स्तर माप के माध्यम से यह जाना जाता है कि किसी शिक्षार्थी ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अन्य शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाला है। ठीक है, इससे ये भी देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कौन से विशिष्ट गुण हैं और अन्य बच्चों से वो कैसे अलग है और किस तरीके से उसने उन पर प्रभाव डाला। ठीक है, सेकंड इसमें है अवलोकन, निरीक्षण। तो किसी व्यक्ति या समूह के दैनिक व्यवहार, कैसे? दैनिक व्यवहार को सुनिश्चित अवधियों के लिए देखना और उस अवधि के दौरान पाए गए व्यवहार के कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति को दर्ज कराना क्या है? अवलोकन है। ठीक है, अवलोकन को व्यवस्थित करने के लिए क्या है? अवलोकनकर्ता। क्या है? अवलोकनकर्ता और चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट या मापनी परीक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जांच सूची भी देख लिया और अवलोकन भी देख लिया। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अगला हम देखेंगे इसमें गुणात्मक मूल्यांकन में। अगला इसमें दिया है घटनावृत्त। क्या है? घटनावृत्त। तो घटनावृत्त को विभिन्न शिक्षाविदों ने कहा है, मतलब कि कुछ शिक्षा विधि है, मतलब विद्वान है शिक्षा के, उन्होंने क्या कहा है कि यह शिक्षार्थियों के जीवन का सार्थक घटना है, सार्थक घटना, विवरण क्रिया हो सकती है। ठीक है, या कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाले की दृष्टि में क्या हो, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या शिक्षक के द्वारा संकलित विभिन्न परिस्थितियों में घटित विद्यार्थियों का वास्तविक व्यवहार हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है? घटनावृत्त होता है। घटनावृत्त मतलब कि कुछ घटना घटी होती है तो उसके बारे में हम क्या, या बच्चे बताते हैं या टीचर्स उनको बताते हैं। ठीक है,
तो फोर्थ इसमें होगा साक्षात्कार। तो साक्षात्कार का प्रयोग विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तियों से सूचना संकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। मतलब अगर आपको सूचना किसी से कनेक्ट लेना है या उसका डाटा बनाना है सारी सूचना का, तो वहाँ पर आप लोगों से क्या करें, साक्षात्कार करें। ठीक है, साक्षात्कार का मतलब होता है कि आप खुद जाके उनसे बात करें। ठीक है, तो साक्षात्कार में व्यक्ति को आमने सामने, ठीक है, जैसे अगर आप किसी के पास जाएंगे तो आप उसके आमने सामने बैठ के क्या करेंगे, विभिन्न चीज़ों पर उनसे प्रश्न पूछेंगे और जो विषय होगा उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके आधार पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि, क्या है, शैक्षिक उपलब्धि मापन करने के लिए किया जाता है। तो साक्षात्कार को मौखिकी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मौखिकी के नाम से भी जाना जाता है साक्षात्कार को। तो यहाँ पर हमने गुणात्मक मूल्यांकन के अंदर जो भाग थे वो भी देख लिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में जान चुके हैं। आगे चलेंगे, कुछ और मूल्यांकन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि विगत कुछ दर्शकों ने मापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नवाचारों का प्रादुर्भाव हुआ है। इनमें से रचनात्मक व आंकलिक मूल्यांकन या सामान्यीकृत व इंसेंटिव मापन, प्रश्न बैंक, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, कंप्यूटर के प्रयोग और प्राप्तांकों का परिमापन, परीक्षा में पारदर्शिता तथा सार्वजनिक परीक्षाओं का प्रभावीकरण जैसे नवाचारों का विशेष जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि ये अब जो है नई तरीके से क्या है, जो पुराने मेथड चले आ रहे हैं उन पर मूल्यांकन नहीं किए जा रहे हैं। नए मेथड हैं, नवीन विधियाँ लाई गई हैं और नवीन प्रकार लाए गए हैं। तो ये प्रकार वही हैं, रचनात्मक, आंकलिक मूल्यांकन होगा, सामान्यीकृत हो गया, ठीक है, और प्रश्न बैंक हो गया, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली होगी, सेमेस्टर प्रणाली हो गई, कंप्यूटर प्रयोग हो गया, प्राप्तांकों का परिमापन हो गया और परीक्षा में पारदर्शिता के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। ठीक है, और ये नवाचार है एक तरीके का। ठीक है, और रचनात्मक तथा आंकलिक मूल्यांकन के संदर्भ में हमारे प्राथमिक शिक्षकों को भी जानकारी होनी चाहिए। तो मिचेल स्क्रीविन ने सन 1967, कब? 1967, और इनका नाम क्या है? मिचेल स्क्रीविन। ठीक है, मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए दो भागों में विभाजित किया है। और ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो इन्होंने इसे दो भागों में विभाजित किया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? एक है रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है, और एक कौन सा होगा? आंकलिक मूल्यांकन होगा। एक रचनात्मक मूल्यांकन, इसी को निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, और आंकलिक मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इनसे बनते हैं आपके लिए कि योगात्मक मूल्यांकन के बारे में बताइए या रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये हमारे नवीन मूल्यांकन के प्रकार हैं। तो अब हम इन दोनों मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। पहले हम रचनात्मक, उसके बाद अगले मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बताइए, तो ये आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब पता होगा तभी तो लिख पाएंगे। तो रचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? यह है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, सक्रिय सामग्री आदि में मूल्यांकन करके सुधार किए जाएं। अर्थात रचनात्मक मूल्यांकनकर्ता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया की सामग्री को प्रभावशालिता और गुणवत्ता, उपयोगिता, सीमाएं आदि का पुनः आकलन करता है। ठीक है, ताकि उन कार्यक्रम
योजना को और अधिक गुणवत्तापूर्ण तथा प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक है, इसको हम राइटर के अनुसार समझेंगे। तो पहले इसमें दिया है सैडलर के अनुसार। किसके अनुसार? सैडलर के अनुसार। तो रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्वमूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। तो फीडबैक भी इसमें शामिल होता है और स्वमूल्यांकन भी शामिल होता है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में। इसके बाद दिया हुआ है कि अगली डेफिनेशन जो आप कह सकते हैं वो है ब्लॉक और विलियम के अनुसार, ब्लॉक ऑफ विलियम के अनुसार। तो रचनात्मक मूल्यांकन प्रायः इससे अधिक कुछ नहीं होता कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापक की तरह इसी समय किया जाता है। क्या है? अध्यापक की तरह इसी समय किया जाता है। और रचनात्मक मूल्यांकन को रूपांतक मूल्यांकन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम रूपांतक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर आ जाए कि रूपांतक मूल्यांकन के बारे में बताइए, तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों और छात्रों दोनों को ही अपने में सुधार करने का क्या मिलता है? अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन ऐसा होता है जिसमें शिक्षक भी अपने जो कमियां होती हैं उनमें सुधार कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। और इस प्रकार के रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालीन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, जो कम समय के लिए हम अगर कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करके। तो यहाँ पर जान गए होंगे आप रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। अब हम चलते हैं अगले मूल्यांकन की तरफ। अगला मूल्यांकन आपका दिया है आंकलिक मूल्यांकन। क्या है? आंकलिक मूल्यांकन। इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसको हम प्रयोगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसे हम प्रयोगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं और संकल्पनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं और अंतिम मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन नामों से हम इसे जानते हैं। यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। क्या है? सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? पहले से निर्धारित किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिससे उसके बारे में क्या है? यह निर्णय लिया जा सके कि वह भविष्य में पूर्ण रूप से जारी रखी जाए या फिर उसके कुछ भागों को जारी रखा जाए। ठीक है, आवश्यक भाग को हटा दिया जाए। मतलब कि अगर किसी, मान लीजिए कुछ व्यवस्था होती है, उसको हम अगर चेंज करते हैं तो इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? हम कुछ चीज़ों को हम रख लेते हैं और जिनकी आवश्यकता नहीं होती उनको हम हटा देते हैं। जैसे जब कोई शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में या शिक्षा सत्र की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है तो इसे आंकलिक मूल्यांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंकलिक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, तो इस मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों को अन्य छात्रों के लिए प्रोन्नतर किया जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रोन्नतर कहा जाता है। तो आंकलिक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णय को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अल्पकालिक निर्णय लेने के लिए कौन सा था? रचनात्मक था। और दीर्घकालिक के लिए कौन सा है? आंकलिक मूल्यांकन है। ठीक है, अगर इसमें अंतर भी आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए। दोनों के अन्य नाम से किन किन नामों से जाना जाता है? एक तो पॉइंट ये बन जाएगा और एक पॉइंट ये बन जाएगा कि वो अल्पकालिक होता है, ये दीर्घकालिक होता है। और इसके लिए आप और भी 2-3 चीज़ें जो हैं इससे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम मूल्यांकन के प्रकार जान चुके हैं सारे। यहाँ पर हमारी क्लास भी कंप्लीट होती है। तो आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, और हमारे इस निपुण बैच को जहाँ से जहाँ लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने DLED के 3rd सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली को
टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और जो है ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और मेहनत भी करते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आप हमारे इस निपुण बैच को जो है इसका फ़ायदा ले पाएंगे और इसमें अपना अच्छा स्कोर दे पाएंगे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी हमारे इस थर्ड सेमेस्टर के निपुण बैच से जुड़ सकें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो आज हमने जो है मूल्यांकन के प्रकार कंप्लीट कर लिए और कल के क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं एक दिन में आपको एक टॉपिक कराऊंगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही कराऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, कल फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।